हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंटू जी के ट्रिक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी डेली राजस्थान भूगोल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान की भौतिक प्रदेश के अंतर्गत सबसे पहले दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का अध्ययन किया था, बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश का अध्ययन किया था और बाद में हम अरावली पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अरावली की विशेषताएं पढ़ चुके थे। उसका किस किन जिलों यानी में विस्तार है और कितने राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में विस्तार है, वो भी पढ़ चुके थे। फिर उसमें कौन सी जनजाति निवास करती है और कौन से पठार हैं, कौन से पहाड़ियाँ हैं, उसको आरोही अवरोही क्रम में भी पूरा दर्शा दिया था। और आज हम इसी कड़ी के लगातार कंटिन्यू करते हैं। तो उसके अंतर्गत आज अपनी आगे का पॉइंट है कि अरावली की जो प्रमुख पर्वत या पहाड़ियाँ आ जाती है। तो प्रमुख अरावली की अगर प्रमुख पर्वत की बात करते हैं, पर्वत कौन से आ जाते हैं, पर्वत या पहाड़ियाँ, उनका हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अरावली में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है, कौन से पर्वत पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि एक आपको शब्द देखने को मिलता है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, जो कि है गिरवा। ये शब्द एग्जाम में बहुत सी बार आ चुका है। तो गिरवा, अगर हम शब्द का अर्थ देखना चाहें तो गिरवा गिरवा किस जिले में पाई जाती है पर्वत, तो अपना ये डिस्ट्रिक्ट आ जाता है उदयपुर। उदयपुर में गिरवा पर्वत पाया जाता है, जो कि एक गिरवा पहाड़ियाँ होगी। और बात करें कि ये किस आकार की है, तो ये गिरवा अर्धचंद्राकार आकार की पहाड़ियाँ हैं, यथार्थ तस्तरी नुमा आकार भी एग्जाम में आ सकता है। तस्तरी नुमा आकार की पहाड़ियाँ उदयपुर में पाई जाती है। तो बात करते हैं कि मान लो ये अपना डिस्ट्रिक्ट हो गया उदयपुर, ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है अपना, ठीक है। तो इसके जो चारों तरफ तस्तरी नुमा आकार की ये पहाड़ियाँ पाई जाती है, तस्तरी नुमा आकार की, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है, गिरवा, ठीक है। ये तो गिरवा हो गई, यानी इसकी बात करें क्या होती है, इसका आकार कैसा होता है गिरवा का, तो इसका आकार होता है अर्धचंद्राकार, यानी अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ। अर्धचंद्राकार या एक नाम और मैंने बताया आपको, तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ। तो हमने एक गिरवा का अध्ययन कर लिया है कि गिरवा किस जिले में है, तो उदयपुर में। इसका आकार देख लिया, अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा। एक उदयपुर में एक पहाड़ी और पाई जाती है, जो कि अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में पाई जाती है, जो कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। तो उदयपुर हो गया तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो उदयपुर के उत्तर और पश्चिम दिशा में, तो उदयपुर उत्तर और पश्चिम दिशा में अगर उदयपुर की बात करें, तो वो उन पहाड़ियों का नाम आ जाता है मगरा, ठीक है। इन पहाड़ियों को कहा जाता है मगरा, ठीक है। बात करते हैं मगरा क्या होती है, दूसरा अपना पॉइंट आ जाता है मगरा। अगर हम मगरा की बात करना चाहें तो ये उदयपुर के उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब बात करें जैसे मगरा के रूप में, हम बात करें कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है। अगर पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पाई जाती है एक तो कामन मगरा, बांकी मगरा और एक माकड़ मगरा। तो लिख लेते हैं दो नाम, कामन मगरा भी नाम मिल सकता है आपको, कामन मगरा। और दूसरा अगर नाम हम देखना चाहें तो बांकी का मगरा आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये तो होगी मगरा की। अब बात करते हैं, कहीं कहीं आपको एग्जाम में तीसरा नाम देखने को मिलता है कि बाखर। तो ये अपनी बाखर यानी तीवर ढाल वाली पहाड़ियाँ हो गई सिरोही में, पूर्वी सिरोही हिस्से में, सिरोही के पूर्वी हिस्से में यहाँ ग्रासिया जनजाति निवास करती है। इस पहाड़ी में आपको ये बता दिए। अब बात करते हैं अपने सामने चौथा नाम एक आता है मेवल की पहाड़ियाँ, किस जिले में पाई जाती है मेवल की पहाड़ियाँ। अगर हम मेवल की पहाड़ियों की बात करें कि किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में है, इसकी क्या विशेषता है मेवल की पहाड़ियों की, तो बात करते हैं मेवल की पहाड़ियाँ। ये मेवल की पहाड़ियाँ डूंगरपुर आ जाता है, बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ियाँ आ जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की।
डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की। अब बात करते हैं कि इन पहाड़ियों की क्या विशेषता है, इसका नाम क्यों पड़ा, मेवल क्यों नाम पड़ा। तो यहाँ की जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो एरिया है इसके अंतर्गत मेव जनजाति के कारण इस पहाड़ियों का नाम मेवल नाम पड़ा। यानी इन जिलों में मेव जनजाति के आधार पर नाम पड़ा, के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, मेवल पड़ा। अगर बात करना चाहें कि मान ये अपना राजस्थान का मैप हो गया जिसके अंतर्गत डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो दक्षिणी जिले, बांसवाड़ा हो गया दक्षिणतम जिला, जिससे ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ियाँ फैली हुई है, ठीक है, ये पहाड़ियाँ, ये कौन सी पहाड़ियाँ होगी, मेवल की पहाड़ियाँ आ जाती है। यहाँ मेव जनजाति का आधिक्य है। और अगर बात करना कि और बात करना चाहेंगे कि अपनी माई नदी गुजरती है, जो कि माई नदी गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। तो जो माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मेवल की पहाड़ियों को विखंडन करती है, मेवल की पहाड़ियों का जो विखंडन करके जिस प्रदेश का निर्माण करती है उसे वागड़ प्रदेश भी कहते हैं, वागड़ प्रदेश, ठीक है। और बात करना चाहेंगे अरावली की, हमने अरावली की किस किस यानी राज्य में किस किन जिले में अरावली पर्वतीय प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है, अपना एक टॉपिक वो छूट गया था बीच में, तो उसका अध्ययन कर रहते हैं कि अरावली को विभिन्न स्थानों पर किस किस नाम से जाना जाता है। तो बात करते हैं अरावली को विभिन्न स्थानों पर नामकरण की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करना चाहिए हम अरावली का कि हरियाणा में अरावली को किस नाम से जाना जाता है, तो हरियाणा में अगर हम बात करें तो अरावली को डोसी पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है, डोसी पर्वतमाला। फिर आपसे पूछा जाए अलवर में यानी राजस्थान में प्रवेश करती है तो झुंझुनू से प्रवेश करती है, तो झुंझुनू में किस नाम से जाना जाता है। तो झुंझुनू की अगर हम बात करना चाहें सिरोही में, झुंझुनू से यानी राजस्थान से निकलती है तो झुंझुनू से निकलती है, तो झुंझुनू में अगर हम बात करना चाहें तो किस नाम से जाना जाता है, तो पालखेत की पहाड़ियाँ आ जाती है, पालखेत की पहाड़ियाँ। और किस नाम से जाना जाता है, लोहागढ़ पर्वत भी झुंझुनू के में जाना जाता है, लोहागढ़ पर्वत। फिर तीसरा नाम देखा जाए तो बोजागढ़ पर्वत। बाद में नाम देखना चाहिए लोहागढ़, पालखेत हो गया, बोजागढ़ पर्वत हो गया। फिर एक नेहरा पर्वत के नाम से भी झुंझुनू में जाना जाता है, नेहरा पर्वत, ठीक है। इस प्रकार झुंझुनू के नाम हो गए। अब अगर हम बात करना चाहें राजस्थान के और जिलों में कि दौसा में किस नाम से जाना जाता है, दौसा में तो दौसा में आ जाता है देवगिरी की पहाड़ी, देवगिरी की पहाड़ी आ जाती है, ठीक है। दौसा के बाद में हम बात करना चाहें झुंझुनू हो गया, दौसा हो गया। और बात करना चाहिए हम भरतपुर की, भरतपुर में अरावली पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है, तो भरतपुर में मीना की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, मीना की पहाड़ियाँ। आपको पता होगा कि भरतपुर में जो अपना भरतपुर में बयाना दुर्ग है वो भी इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है, भरतपुर। फिर बात करें अलवर में अरावली पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है, तो अलवर में उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ियाँ। और बात करना चाहिए अलवर में तो अलवर में उदयनाथ की पहाड़ी होगी, एक हर्ष पर्वत के नाम से, हर्ष की पहाड़ियों के नाम से, हर्ष पर्वत सीकर में और हर्ष की पहाड़ियाँ अलवर में आती है। फिर बात करें अलवर हो गया, दौसा हो गया, भरतपुर हो गया, झुंझुनू हो गया, ठीक है। तो अब बात करना चाहिए हम अगर दिल्ली में अरावली पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है, तो अगर दिल्ली में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति भवन स्थित है दिल्ली के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला पर, वहाँ इसका विस्तार आ जाता है, रायसीना की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है दिल्ली में, रायसीना की पहाड़ी,
रायसीना की पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। और बात करना चाहिए कि राष्ट्रपति भवन आप सभी को पता होगा 1911 में बना था, जो कि अरावली पर्वतमाला पर बना है, जिसको दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब अपने झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, अलवर, एक सीकर डिस्ट्रिक्ट रह गया। तो सीकर में अगर बात करना चाहिए कि सीकर में अरावली पर्वतीय प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो सीकर में हम बात करना चाहें तो सीकर में आ जाती है मालखेत की पहाड़ी, मालखेत की पहाड़ियाँ। देखो अभी तक हमने सबसे पहले अरावली की जो प्रमुख पहाड़ियाँ पढ़ी थी कि गिरवा किस जिले में है, इसे किस नाम से जाना जाता है, गिरवा क्यों को कहा जाता है, तो गिरवा उदयपुर में है। तस्तरी नुमा आकार या चंद्राकार भी एग्जाम में आ सकता है। फिर मगरा नाम आया कि मगरा की पहाड़ियाँ किस जिले में है, तो वो उदयपुर के जो उत्तर पश्चिमी एरिया है उसमें जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती है उन्हें मगरा कहते हैं। और बाकर पूर्वी सिरोही में और मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य मेव जनजाति के आदि के कारण इसे मेवल की पहाड़ियाँ कहा गया। अगर फिर बात पूछेगी आपसे कि जो मेवल की पहाड़ियाँ मेव जनजाति के आधार पर हो गई, वागड़ प्रदेश जो माही नदी का वागड़ यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा माही नदी वागड़ की पहाड़ी को जो विखंडित एरिया करती है उसे वागड़ प्रदेश की श्रेणी नाम दिया गया। फिर बात करें कि अरावली पर्वतमाला के विभिन्न स्थानों पर किस नाम से जाना जाता है। हरियाणा के अंदर के अगर हम अरावली की बात करें कि किस नाम से जाना जाता है, तो वो डोसी पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। और झुंझुनू में अगर हम बात करना चाहें तो पालखेत की पहाड़ी, नेहरा पर्वत और लोहागढ़ पर्वत आ जाता है। और फिर हम आगे नेक्स्ट जिले की बात करें दौसा में, तो देवगिरी की पहाड़ियाँ मैंने बता दी, देवगिरी की पहाड़ियाँ दौसा में। और भरतपुर में आपसे पूछा जाए भरतपुर में मीना की पहाड़ियाँ आ जाती है, और अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियाँ आ जाती है, और हर्ष की पहाड़ियाँ। फिर हमने दिल्ली में देख ली रायसीना की और मालखेत की। अगर हम सीकर में और बात करें तो तोरावाटी की पहाड़ियाँ आ जाती है, जो सीकर में जहाँ से कांतली नदी निकलती है, तोरावाटी, खंडेला सीकर से तोरावाटी की पहाड़ियाँ आ जाती है। फिर हम बात करना चाहें खंडेला की पहाड़ियाँ। फिर आपसे पूछा जाए हर्षनाथ पर्वत, तो वो सीकर में मैंने आपको बता दिया, हर्षनाथ पर्वत बच गया एक, हर्षनाथ पर्वत। फिर आपसे पूछा जाए कि अजमेर में अरावली पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है, तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, अजमेर में मेरवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, अगर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ की बात करें कि मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ किस जिले में के नाम से जाना जाता है, तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ किस जिले में, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो मैंने बता दिया अजमेर में अरावली पर्वतमाला को मेरवाड़ा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। फिर आपसे पूछा जाए कि राजसमंद में किस नाम से जाना जाता है, तो राजसमंद में पूछा जाए कि राजसमंद में अरावली को किस नाम से, या सीधा नाम दे दिया जाए कि कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में है। कुकरा की पहाड़ियाँ तो किस में आ जाती है, राजसमंद में। ये कुकरा की पहाड़ियाँ मेवाड़ और मेरवाड़ा को प्रदेश को भी जोड़ती हैं। फिर बात करें कि हम और खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में आ जाती है, दिवेर की पहाड़ियाँ भी राजसमंद में आ जाती है। राजसमंद, कुकरा की पहाड़ियाँ लिखनी थी ना यहाँ, कुकरा की पहाड़ियाँ, ठीक है। फिर बात करें राजसमंद में कुकरा की पहाड़ियाँ होगी। अगर राजसमंद में हम और देखना चाहें तो मैंने आपको बता दी खमनोर की पहाड़ियाँ, और बात करें तो दिवेर की पहाड़ियाँ, हल्दी घाटी का ये दिवेर की पहाड़ियाँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें कि राजसमंद में और कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो कुकरा की होगी, खमनोर की हो गई और दिवेर की होगी। बाद में अब अगला जिले की बात करते हैं कि भीलवाड़ा में अरावली पर्वतीय प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो भीलवाड़ा में आ जाता है तिरंग की पहाड़ी, मांडल की पहाड़ियाँ और बिजासन पर्वत के नाम से किस में जाना जाता है, भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा की अगर हम बात करना चाहें तो बिजासन पर्वत आ जाता है, मांडल की पहाड़ियाँ आ जाती है, और बाद में देखें बिजासन आ गया, मांडल आ गया, तिरंग की पहाड़ियाँ आ जाती है, तिरंग की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये हो गई अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषताएं। अब हम नेक्स्ट अपना
यानी अरावली के अंतर्गत हम उसका भौतिक उसकी उत्पत्ति कब हुई अरावली की, उसका विस्तार किन किन जिलों में है, कितना वर्गीकरण किया गया है अरावली को और किस आधार पर किया गया है, औसत ऊंचाई अरावली की, उत्तरी अरावली की कितनी है, मध्य अरावली की कितनी है और दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, उत्तरी अरावली में कौन सी पर्वत पहाड़ियाँ पाई जाती है, मध्य में कौन सी और दक्षिणी अरावली में कौन सी पाई जाती है, और साथ में कौन सी अरावली में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, और साथ में उसमें कौन कौन से अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनजाति पाई जाती है। भौतिक यानी खनिज की दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से हमने देख लिया। फिर उसमें विभाजन रेखा यानी कौन कौन से पठार पाए जाते हैं वो भी देख चुके हैं हम पूरे। फिर आज अपना नेक्स्ट भौतिक प्रदेश की हम बात करते हैं। चौथा भौतिक प्रदेश आ जाता है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, अब इसकी हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि थार के मरुस्थल की उत्पत्ति। हर भौतिक प्रदेश का हम जब भी अध्ययन किया तो सबसे पहले देखा कि उसकी उत्पत्ति कब हुई, किस काल में हुई और कौन से सागर का अवशेष है उसका मरुस्थल का, यानी हर भौतिक प्रदेश का विस्तार किन किन जिलों में है, किस कौन से भाग में है और कौन कौन से जिलों में हो गया, उसकी क्या क्या दृष्टि से कौन खनिज दृष्टि से कौन से खनिज पाए जाते हैं, फसलों की दृष्टि से कौन सी फसल पाए जाते हैं उस भौतिक प्रदेश में, और साथ में उसमें और कौन सी यानी जनजाति वगैरह हो गया, और कितनी वर्षा होती है, कितना उस भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल है, कितनी % उसमें पूरे राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है, उसका अध्ययन करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हमने अरावली का सबसे पहले दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती का पठार पढ़ लिया, उसकी भी पूरी विशेषताएं पूरी A to Z तक जानकारी देख ली, और बाद में हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश देखा, उसमें कितनी % बारिश होती है, कितनी % जनसंख्या निवास करती है, कितना % क्षेत्रफल है, उसकी भी सभी विशेषताएं देख चुके। और बात करें फिर हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन किया, उसके अंतर्गत भी हमने पूरा देख चुके, पूरा यानी हर पॉइंट टू पॉइंट पूरी बातों का नोट्स भी यानी पूरी पॉइंट टू पॉइंट अपने टॉपिक का नोट्स भी बना चुके, और साथ में A to Z तक उसका भी अध्ययन कर लिया। अब आता अपना थार का मरुस्थल जो राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश आ जाता है। और बात करें कि सबसे नवीन, आपसे पूछा जाए कि नवीन भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो वो भी थार का मरुस्थल आ जाता है। और बात करें कि ये जब अंगारालैंड और गोंडवानालैंड का विभाजन होता था तो ये कौन से का है भाग है, और इसमें कौन से यानी सागर यानी 33 सागर का भाग है या और, तो ये कौन से सागर का अवशेष है थार का मरुस्थल, तो वो भी हम इसका अध्ययन करेंगे। इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन सी जिले पाई जाती है, इसका पूरा अध्ययन करेंगे। तो हम, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों तक शेयर करो। तो फिर हम कल से अपना थार का मरुस्थल का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में। ओके।